आइए आज के इस विश्लेषण में सीधे चलते हैं एक ऐसी जमीनी हकीकत पर जो हमारे समाज का आईना है। आज हम एक बेहद खास कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है रामपुर गांव के सोमन और उसकी पत्नी शांति की। दुनिया के किसी दूसरे कोने में हो रही घटनाओं ने अचानक से इनकी जिंदगी को कैसे उलट-पुलट कर दिया। चलिए आज यही समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर 7 समुद्र पार चल रहे एक युद्ध की वजह से एक गरीब के घर का चूल्हा कैसे बुझ सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, पर असल में यही हमारी आज की कहानी का मेन फोकस है। ग्लोबल सप्लाई चेन का ये टूटा हुआ हिस्सा घूम फिरकर आखिर गांव की एक छोटी सी रसोई तक कैसे पहुंचता है, ये समझना वाकई बेहद दिलचस्प है। तो पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, दूर की जंग का असर। यहाँ मैक्रो और माइक्रो स्थितियां आपस में बिल्कुल टकराती हुई नजर आती हैं। एक तरफ बड़े स्तर पर युद्ध चल रहा है, कार्गो शिप्स रुकी हुई हैं, समुद्री रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, और दूसरी तरफ एकदम जमीनी हकीकत यह है कि रामपुर गांव में गैस सिलेंडर पूरी तरह खत्म हो गए हैं। ऊपर से बेमौसम बारिश ने जलाने वाली लकड़ियों को पूरी तरह भिगो दिया है। मतलब ग्लोबल घटना का ये कैसा डोमिनो इफेक्ट है जो सीधा एक आम आदमी के चूल्हे तक आ पहुंचा है। इस पूरे घटनाचक्र का सबसे दर्दनाक हिस्सा तब सामने आता है जब सोमेन और शांति घुप अंधेरे में बैठे हैं और सिर्फ कुछ सूखे चने चबाकर अपना पेट भरने को मजबूर हैं। भूख की थकान और वो नाउमीदी उनके चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। देखकर ऐसा लगता है जैसे बाहर की इस बारिश ने सिर्फ उनकी लकड़ियां ही नहीं बल्कि उनके अंदर की बची कुची उम्मीदों को भी पूरी तरह भिगो दिया हो। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, व्यवस्था और भ्रष्टाचार। सोमन का 8 दिनों का लंबा संघर्ष कुछ इस तरह चला। पहले 4 दिन वो गैस एजेंसी के चक्कर काटता रहा, सिर्फ और सिर्फ एक ओटीपी आने का इंतजार करता रहा। 5वें और 6ठे दिन एक लालची दुकानदार ने उसे लिटरली दुकान से बाहर निकाल दिया। 7वें दिन सामना हुआ गांव के मुखिया की कलाबाजी से। हर दरवाजे से निराशा मिलने के बाद 8वां दिन वो रात थी जब कुछ नया आविष्कार होने वाला था। एक इंसान का हर तरफ से ठुकराया जाना कहानी में कितना तनाव पैदा करता है, ये यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। सरकारी और प्रशासनिक सिस्टम की ऐसी सच्चाई यहां सामने आती है जो किसी को भी अंदर तक परेशान कर देगी। एक ऐसी स्थिति जहां इंसान के सामने रोज की भूख का सवाल खड़ा हो, वहां एक क्लर्क कहता है कि वेरिफिकेशन में 15 दिन लगेंगे, बिना ओटीपी के कोई मदद नहीं मिल सकती। और तो और सोमन की गरीबी को सीधे सीधे ड्रामा कह के पुकारा जाता है। ये बिल्कुल वही स्थिति है जहां व्यवस्था को पत्थर का बना हुआ मान लिया गया हो, जिसमें संवेदना या ह्यूमैनिटी की कोई जगह ही नहीं बची है। और तभी अचानक से सामने आता है एक चौंकाने वाला आंकड़ा, पूरे 4000 रुपए। देखिए, ये कोई छोटी रकम नहीं है। एक स्थानीय दुकानदार ने इस संकट का सीधा फायदा उठाते हुए 2000 रुपए के इंडक्शन स्टोव की कीमत सीधे दुगनी कर दी। आपातकाल में मुनाफाखोरी यानी किसी की मजबूरी से प्रॉफिट कमाने का ये एक बेहद बेरहम उदाहरण है। इस मुनाफाखोरी की मानसिकता को देखिए। दुकानदार की सोच में ये बात झलकती है कि इंसानियत से पेट नहीं भरता, ये धंधा है। उस दुकानदार को अच्छे से मालूम था कि बाहर लोग 5000 रुपए तक देने को तैयार खड़े हैं। डिजास्टर कैपिटलिज्म यानी आपातकाल में पूंजीवाद का कैसा भयानक रूप सामने आता है, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। ऐसे वक्त में इंसान होने का जैसे कोई मोल ही नहीं रह गया था। हालात तब और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं जब गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाती है। ये कोई बाहर का व्यापारी नहीं कर रहा था, बल्कि गांव के अपने मुखिया द्वारा तय किया गया ब्लैक मार्केट का रेट था। जिन सिलेंडर्स की सप्लाई रुक गई थी, उन्हें दबा कर रखा गया ताकि बाद में इस असंभव कीमत पर उन्हें बेचा जा सके। आपदा ही तो असली अवसर है। ये विचार सच में काफी डरावना है। इस विश्लेषण से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि असली दुश्मन सिर्फ वो 7 समुंदर पार वाली जंग नहीं थी, बल्कि अपने ही समाज के अंदर बैठे हुए अवसरवादी लोग थे। संकट बाहर से जरूर आया था, पर उसको असहनीय खुद अपनों ने ही बनाया। यहां पर एक बड़ा ही अजीब कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास उभर कर आता है। एक तरफ सोमेन है जो बुनियादी भोजन और ईंधन के लिए तरस रहा है, और वही दूसरी तरफ गप्पू और झप्पू जैसे शराबी हैं जो इस पूरे संकट का जश्न मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शराब की भट्टी किसी विदेशी जहाज पर निर्भर थोड़ी ना करती है। ये पूरी स्थिति पर एक करारा पर थोड़ा मुस्कुराने पर मजबूर करने वाला व्यंग्य है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, देसी जुगाड़ से नई उम्मीद। एक बेहद गहरा विचार जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ध्यान से सुनिएगा। इंसान जब मजबूर होता है तो या तो टूट जाता है या कुछ नया रच देता है।
यही वो सोच थी जिसने सोमेन को उस 8वीं रात हार मानने से रोक लिया। जब व्यवस्था साथ छोड़ दे और लोग लुटेरों में बदल जाएं, तो बस खुद का आविष्कार ही एक सहारा बचता है। तो सोमेन का ये जुगाड़ आखिर काम कैसे करता था? सबसे पहले उसने पुराने टिन के डब्बे और लोहे के तारों को इकट्ठा किया। फिर हवा के दबाव को यानी एयर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए डब्बे के नीचे खास जगह बनाई और अंदर मिट्टी का लेप लगाया। इस टेक्निक का मेन मकसद था हवा के ऐसे दबाव का निर्माण करना जिससे पूरी तरह भीगी हुई लकड़ी भी तेज आंच और बिल्कुल कम धुएं के साथ जल सके। ये विज्ञान और मजबूरी का वाकई एक अद्भुत संगम था। और फिर आई वो 8वीं रात, एक ऐसी रात जब कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उस सूखे और भीगे हुए ईंधन से एक नीली पीली लौ उठने लगी। सोमन ने इसे देखकर बड़े गर्व से घोषित किया, ये सिर्फ आग नहीं है, ये हमारी जीत है। ये आग उन भ्रष्ट अफसरों, उन लालची दुकानदारों और उस बेमौसम बारिश के खिलाफ एक आम आदमी की जीत का प्रतीक थी। सच में ये एक बहुत ही भावुक और प्रेरक क्षण था। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, एकजुट होकर भ्रष्टाचार का अंत। यहां समझ आता है कि सामुदायिक प्रयास यानी कम्युनिटी एक्शन क्या कुछ कर सकता है। सोमेन ने अपने इस नए चूल्हे का गांव के चौराहे पर खुलेआम प्रदर्शन किया। उसने अपनी ये टेक्निक किसी से छुपाई नहीं, बल्कि सबके साथ खुलकर बांटी। नतीजा क्या हुआ? हर घर के बरामदे में टिन के डब्बे का वैसा ही चूल्हा बन गया। गांव वालों ने ब्लैक मार्केट से महंगी गैस खरीदना पूरी तरह बंद कर दिया। एक अकेला बेबस गांव अब आपस में मिलकर अपनी ताकत को पहचान चुका था। गांव वालों का ये गुस्सा आखिरकार एक सटीक कानूनी कार्रवाई में बदल गया। पहले सोमन और उसके दोस्त उत्तम ने मिलकर मुखिया के उस इल्लीगल गोदाम की चुपके से वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, जहां गैस सिलेंडर्स छुपाए गए थे। ये सबूत सीधे पुलिस और तहसील को भेजे गए और फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। पुलिस ने छापामारी करके मुखिया को गिरफ्तार कर ही लिया। इस सामूहिक विरोध का असर काफी सख्त और फरमान भरा रहा। नए आदेश जारी किए गए। अब कालाबाजारी के लिए 0 टॉलरेंस था। कोई भी अगर गैस या इंडक्शन स्टोव के लिए तय कीमत से 1 रुपया भी ज्यादा वसूलता तो उसे सीधे जेल भेजने का सख्त आदेश था। ये दर्शाता है कि जब जमीनी स्तर पर लोग एकजुट होकर आवाज उठाते हैं तो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। आखिरी हिस्सा, खरीब की असली जंग। वक्त बीता और समुद्र पार चल रहा वो युद्ध आखिरकार खत्म हो गया। धीरे धीरे रामपुर गांव की सड़क पर भी वापस गैस डिलीवरी ट्रक आने लगे। देखिए, दुनिया अपने हिसाब से आगे बढ़ गई, चीजें पहले जैसी सामान्य भी हो गई। पर इस भयानक संकट ने गांव वालों की मानसिकता को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। असली जंग तो एक गरीब की रसोई में लड़ी जाती है। ये पूरा विश्लेषण इसी एक सोच पर आकर ठहर जाता है। दुनिया में बड़ी बड़ी लड़ाइयां सरहदों पर जरूर लड़ी जाती हैं, लेकिन रोज की रोटी, अपना सम्मान और व्यवस्था के लालच के खिलाफ जो लगातार संघर्ष होता है ना, उसका असली मैदान तो एक गरीब का चूल्हा ही होता है। वही सबसे बड़ी और सबसे असली जंग लड़ी जाती है। तो यहां पर एक बड़ा सवाल छूट जाता है, क्या हमारा असली दुश्मन वो अनिश्चित वैश्विक संकट है जो अचानक से आता है, या फिर हमारे ही सिस्टम के अंदर छिपा हुआ लालच और संवेदनहीनता? आत्मनिर्भरता और सामाजिक एकजुटता का ये मुद्दा सच में गहरे विचार की मांग करता है। इस विश्लेषण के अंत तक बने रहना ये बताता है कि ये विषय कितना गंभीर है। आगे भी ऐसे विषयों पर जरूर सोचिए। Thanks for watching my videos. Please like and subscribe.